नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सर। एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है? तो यह हमारे पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसों का एक घेरा है। क्या है? गैसों का एक घेरा जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, तो ये रही बात किसकी? वायुमंडल की। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, अर्थात वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसें भाग लेती हैं, प्रमुख रूप से उन गैसों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। वायुमंडल का संगठन, ठीक है, अर्थात इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैसें भाग लेती हैं हमारे वायुमंडल में। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में ये पाई जाती है 78.09%। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। यह हमारे वायुमंडल में 20.95% पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? ऑर्गन की। और ऑर्गन जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 0.93%। इसके बाद बात आती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये पाई जाती है 0.03%। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं किसकी? ओजोन की, जो कि ओजोन प्रमुख गैस है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका O3। और इसके अंतर्गत जो गैस ये पाई जाती है 0.00001%। ठीक है, तो ये हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं जो कि वहां पर पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे जीनान, नियान, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें। ठीक है, तो ये भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन अल्प सूक्ष्म मात्रा में। साथ ही साथ में आपका मीथेन भी पाई जाती है अल्प सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, तो अब हम इनकी अलग अलग के बारे में पढ़ते हैं कि इन गैसों का क्या महत्व है हमारे वायुमंडल में और ये किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या कार्य करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। आप देख रहे हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जा रही है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के कार्य क्या है? पहला कार्य यह है कि ऑक्सीजन को यह तनु बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? तनु, अर्थात गीला बनाए रखती है, जिसके कारण आग पर नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज कौन सी है? कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से वह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो वायुमंडल में ये प्रकीर्णन की व्यवस्था जो होती है, ठीक है ना, जो प्रकीर्णन होता है उसका कारण भी कहीं न कहीं नाइट्रोजन ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और किसकी? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के अंतर्गत आप जानते हैं कि सभी हम लोगों को जो है ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में होती है। और साथ ही साथ में अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता अपने इस पृथ्वी ग्रह पर, तो आग लगने की जो संभावना है वो न होती, अर्थात आग इसकी उपस्थिति में ही लगती है। अगर ऑक्सीजन ना होती अर्थात अनुपस्थित होती तो आग यहाँ पर ना लगती। ठीक है ना, कहने का मतलब है किसी चीज को आप जलाते तो जलती ना। ठीक है, तो ये रही बात किसकी? ऑक्सीजन की। और इस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण भी करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? ऑर्गन की। ऑर्गन एक प्रकार की अक्रिय गैस है, इसका कोई विशेष योगदान हम लोगों के जीवन में नहीं है, यह किसी अन्य गैस के साथ भी क्रिया नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इसकी मात्रा जो है अल्प है। कितनी है? 0.03%। ठीक है, ये क्या करती है हमारे वायुमंडल में कि जो सूर्य के विकिरण से जो हमें ऊर्जा मिलती है, अर्थात जो उसकी तरंगे आती हैं वो सूक्ष्म रूप में आती हैं। कैसे आती हैं? सूक्ष्म तरंगों के रूप में। और सूक्ष्म तरंगों को कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी तक पहुंचने देती है। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है कि पृथ्वी जब विकिरण करती है
पृथ्वी जब विकिरण करती है और दीर्घ तरंगों के रूप में इनको वायुमंडल में वापस भेजती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उन तरंगों को वापस नहीं जाने देती है। ठीक है, तो ये यहाँ के ताप को क्या करती है, बनाए रखती है। कहने का मतलब ये है, इसको अधिक ठंडा नहीं होने देती, किसको, पृथ्वी को। ठीक है, लेकिन यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती रही या इससे इसका प्रतिशत बढ़ता रहा, तो समस्या होगी किसकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होगी। ठीक है, और आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर जो होंगे, जो आइस ग्लेशियर हैं, वो पिघलने लगेंगे, जिससे कि समुद्र का तल बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे या सागर तल के किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न होने की संभावना बढ़ जाएगी और वहां से जनसंख्या स्थानांतरित होगी, तो वहां पर उनकी समस्या होने लगेगी। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये विचारधारा जो है इन दोनों को किसी अन्य वीडियो में एक साथ में बताएंगे आपको इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल अभी हम वायुमंडल पढ़ा रहे हैं। और साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं, तो ये पेड़ पौधों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, और तीसरी गैस कौन सी है, आपकी ओजोन। ओजोन क्या करती है कि ओजोन के अंतर्गत, ओजोन जो होती है यह समताप मंडल की निचली परत है, समताप मंडल की निचली परत है। तो जब अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन से लेयर्स हैं अपने वायुमंडल में, तो वहां पर इसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसका कार्य क्या है कि यह जो है हमारे रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है पृथ्वी के लिए, अर्थात पृथ्वी का सुरक्षा कवच कही जाती है कौन, ओजोन गैस। ठीक है, और ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, ध्यान रहे। ठीक है ना, कैसे कार्य करती है सुरक्षा कवच के रूप में, यह सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरणें या इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है कौन, ओजोन। ठीक है ना, और ये ओजोन उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। पृथ्वी पर अगर किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं तो होता क्या है परिणाम स्वरूप कि हम लोग त्वचा कैंसर से संबंधित बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, और अगर ये किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी तो ताप तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ में और क्या होगा कि उत्पादन के क्षेत्र में समस्या हो जाएगी, अर्थात जो हमारे ये मतलब अनाज से संबंधित उत्पादन किए जाते हैं, इन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका परावैंगनिक किरणों पर। ठीक है, तो ये परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, कौन अवशोषित कर लेती है, ओजोन गैस। ठीक है, इसीलिए यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाती है कौन, ओजोन परत जो है। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वायुमंडल की जो विभिन्न प्रकार की परतें हैं वो किस प्रकार की हैं। तो वायुमंडल की जो परतें हैं वह मतलब किसके आधार पर अगर बात करें किसके आधार पर किया गया है, तो गुण उनके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, अर्थात घनत्व के आधार पर, ताप के आधार पर। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की गैसों के पाए जाने के आधार पर ये जो है आपको 5 मंडलों में विभाजित हैं प्रमुख रूप से। तो बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या है, ये पृथ्वी है और ये जो है आपका विभिन्न प्रकार के मंडल है। ठीक है, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये मतलब विभाजित है, हमारा जो वायुमंडल है वो किस प्रकार से विभाजित है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा ये वायुमंडल है यह लगभग जो पहला मतलब कि ये जो पहला वायुमंडल की पहला स्तर है, जो पहली परत है, यहां से लेकर यहां तक ये जो है आपका लगभग आपका 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसको बोलते क्या है, आपको क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जो कि जिसकी ऊंचाई लगभग औसतन 18 किलोमीटर है। ठीक है, इस क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं, अर्थात वर्षा, कोहरा, ठीक है, बिजली का चमकना, ठीक है, मतलब आंधी तूफान, ये सभी मौसमी घटनाएं इसी 18 किलोमीटर के अंदर, पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक सभी ये घटनाएं घटित होती हैं।
वायु जो आपका संचरण करती है आंधी तूफान से संबंधित चीजें, तो इसी मंडल में सारी घटनाएं घटित होती हैं। साथ ही साथ में आप जानते रहिए कि क्षोभ मंडल जो है, ये क्षोभ मंडल सर्वाधिक इसका घनत्व होता है। घनत्व क्या है? सर्वाधिक है, अर्थात सर्वाधिक घनत्व, घनत्व ठीक है ना। तो इसका घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। किस मंडल का घनत्व सर्वाधिक है? क्षोभ मंडल का। ठीक है, अब इसको आप जान लीजिए थोड़ा सा और सा, इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती हैं। 1 मीटर की ऊंचाई पर इसमें जो है स्टीवेंसन पर्दा लगा होता है। कौन सा? स्टीवेंसन पर्दा 1 मीटर की ऊंचाई पर, और 10 मीटर की ऊंचाई पर ब्यूफोर्ड पर्दा लगा होता है। कौन सा? ब्यूफोर्ड पर्दा। ठीक है ना। तो ये स्टीवेंसन पर्दा जो होता है, यह क्या करता है कि क्षोभ मंडल में ताप, दाब, आर्द्रता का मापन करता है। कौन? स्टीवेंसन पर्दा। ठीक है। और ब्यूफोर्ड पर्दा क्या करता है? यह वायु का वेग और दिशा का मापन करता है। वायु की वेग और दिशा का मापन कौन करता है? ब्यूफोर्ड पर्दा। और जबकि दाब, ताप और आर्द्रता का मापन कौन करता है? स्टीवेंसन पर्दा। तो इसी में सब लगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये रही बात किसकी? क्षोभ मंडल की। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसी क्षोभ मंडल के ऊपर एक और परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक है। अब ध्यान रहे कि प्रत्येक मंडल के ऊपर एक सीमा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीमा। जैसे ये क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर एक सीमा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीमा, जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल के ऊपर जो सीमा पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे? क्षोभ सीमा। और क्षोभ सीमा किसके किसके मध्य में स्थित है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में। और इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं? इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात इसमें क्षोभ मंडल के भी गुण पाए जाते हैं और समताप मंडल के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए इसको संक्रमण मंडल भी कह सकते हैं कि संक्रमण मंडल, क्षोभ से संबंधित संक्रमण मंडल कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में। और ध्यान रहे, क्षोभ मंडल जो है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में यहां से जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो ताप क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक 165 मीटर पर घटेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्षोभ सीमा हो गई। क्षोभ सीमा के ऊपर क्या है? समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 50 किलोमीटर। कितनी? 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? समताप मंडल की। ठीक है। और समताप मंडल की जो निचली परत है, अर्थात यहाँ के आसपास, ठीक है, यहाँ के आसपास, इसी निचली परत में क्या पाई जाती है? ओजोन मंडल। क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है ना। तो ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल की निचली परत में। ठीक है। और यहाँ पर इसकी मतलब कितने ऊंचाई के मध्य में इसकी सांद्रता अधिक होती है, अर्थात इसकी जो सांद्रता है वह लगभग आपकी 35 से 50 किलोमीटर के मध्य में अधिकतम है। ठीक है। इसकी सांद्रता ओजोन मंडल भी इसको बोलते हैं या ओजोन परत भी इसको बोलते हैं। चूंकि समताप मंडल इसका नाम है, अर्थात यहाँ पर ताप क्या होता है? समान होता है, अर्थात ताप ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। लेकिन ये जो खासियत होती है यह इसके मध्य में ही होती है, ध्यान रखिएगा, अर्थात ओजोन मंडल के नीचे और क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर जो ताप होता है वहां पर बिल्कुल समान ही हो रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। इसीलिए जितने भी वायुयान हैं इसी मंडल में क्या होते हैं? उड़ाए जाते हैं। किसमें? समताप मंडल में निचली सतह में। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ताप क्या होता है? समान होता है और यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। ठीक है। तो ये बात रही किसकी? समताप मंडल की। अब चूंकि समताप मंडल यहाँ तक ही स्थित है, यहाँ तक ही स्थित है, समताप मंडल के ऊपर एक सीमा होती है जो कि जिसमें समताप के बाद कौन? समताप और ताप दोनों की मतलब समानता पर इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। समताप के ऊपर कौन सी सीमा पाई जाए? कौन सी? क्या? मध्य मंडल। ठीक है ना। कौन सा? मध्य
मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल के ऊपर कौन सा पाया जाएगा? मध्य मंडल। और ध्यान रहे मध्य मंडल की ऊंचाई जो होती है वो पृथ्वी से यहाँ से जो है 80 किलोमीटर की होती है। कितनी? 80 किलोमीटर की। ठीक है ना, तो मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर की होती है। तो समताप मंडल के ऊपर की जो ये समताप मंडल होता है, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये है ना मध्य मंडल, तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो है जो सीमा पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या? समताप सीमा। क्या बोलते हैं इसको? समताप सीमा। समताप सीमा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? समताप सीमा। अर्थात समताप मंडल के ऊपर जो मंडल मतलब जो सीमा पाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? समताप सीमा। ठीक है, और इसके बाद से कौन सा मंडल पाया जाता है आपका? ये मध्य मंडल। और मध्य मंडल की एक खासियत है कि यह अपने वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है ना, ये क्या है? सबसे ठंडी परत है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है यहाँ मध्यमंडल का। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक ठंडा मंडल कौन है? तो आपका यही मध्यमंडल है, सर्वाधिक ठंडा। ठीक है ना, और ताप की समानता किस मंडल में है? समताप मंडल में। और क्षोभ मंडल क्या है? सर्वाधिक घनत्व वाला मंडल है। ठीक है ना, क्योंकि गैसों का संकेंद्रण यहाँ पर सर्वाधिक है। और इसी क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत में ही क्या पाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे भारी गैस है, वो इसी मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, निचली परत में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल के बाद आता है आपका ताप मंडल। कौन सा? ताप मंडल। ठीक है ना, तो ये जो ताप मंडल है ना, ताप मंडल की ऊंचाई जो है ये है आपकी 640 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, कितना? 640 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इस ताप मंडल में जो है कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए इसी ताप मंडल में जो है निचली परत में अब यहाँ पर मतलब कि एक और सीमा बन जाएगी जिसको बोलेंगे मध्य सीमा। क्या बोलेंगे? मध्य सीमा। तो मध्य सीमा में कौन कौन सी चीजें हैं? मध्य मंडल के ऊपर और ताप मंडल के सबसे निचले। ठीक है ना, दोनों के बीच में, अर्थात ताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो परत पाई जाती है जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मध्य सीमा या मेसोपॉज। इंग्लिश में बोलते हैं मेसोपॉज और हिंदी में बोलते हैं मध्य सीमा। अब हम बात करते हैं ये इसके बाद इसको कौन सा पाया जाता है? आपका ताप मंडल। ठीक है ना, और ताप मंडल की जो निचली परत होती है उसी में पाया जाता है आपका आयन मंडल। कौन सा पाया जाता है? आयन मंडल। ये आपका कौन सा है? ताप मंडल की निचली परत में क्या पाया जाता है? आयन मंडल। ठीक है ना, और आयन मंडल में ही इसको मुख्य रूप से 3 परतों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पर आयन मंडल को 3 परतों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। ये है आपकी डी, और ये है आपकी ई, और ये है आपकी एफ परत। ठीक है, ये 3, इसी को हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो जो डी परत होती है यहां से दीर्घ तरंगे वापस आती है। कौन सी? दीर्घ। और जो ई परत है यहां से मध्यम तरंगे वापस आती है पृथ्वी पर। और जो यह परत है यहां से जो है लघु तरंगे वापस आती है पृथ्वी पर। अर्थात जो रेडियो का सुनना है वो इसी आयन मंडल की वजह से हम रेडियो का प्रसारण पृथ्वी पर सुन पाते हैं। जब कोई यहाँ से तरंग भेजी जाती है तो इसी आयन मंडल से टकरा करके वह पृथ्वी पर वापस चली आती है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण यह सबसे गर्म मंडल है। कौन सा? ताप मंडल क्या है? सबसे गर्म मंडल है। ठीक है ना, ताप मंडल क्या है? सबसे अधिक गर्म मंडल है। ठीक है, और यहाँ पर उल्कापिंड से संबंधित घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिसको हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि टूटा हुआ तारा है। आप देखते होंगे रात में कि ऐसे चमकती हुई कोई वस्तु पूंछ की तरह ऐसे ऐसे जलते हुए आके खत्म हो जाती है। तो यहीं पर आती है जब कोई उल्कापिंड या कोई क्षुद्र ग्रह या कोई भी पिंड होता है जो इस मंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण और ताप की वजह से वो जलने लगता है और हमको उल्कापिंड के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं ये टूटा हुआ तारा है। ठीक है, तो इसी मंडल में हमको देखने को मिलता है। किस मंडल में? ताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ का ताप अधिक है, इसलिए इसका नाम क्या रख लिया है? ताप मंडल। ठीक है, तो ये रही बात किसकी? ताप मंडल की।
ठीक है। और इसी तापमंडल में और एक चीज घटनाएं घटित होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कुमेर ज्योति और सुमेर ज्योति। कुमेर ज्योति कहां पर दिखाई देती है? अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सुमेर ज्योति, ठीक है, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है कुमेर ज्योति, ठीक है। सुमेर ज्योति और कुमेर ज्योति, मान लेते हैं पृथ्वी है तो उत्तरी में सुमेर ज्योति है, दक्षिणी में कुमेर ज्योति दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, सुमेर ज्योति को ही बोलते हैं अरोरा बोरेलियासिस, ठीक है, जो कि सुमेर ज्योति कहलाती है। और कुमेर ज्योति को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? सुमेर ज्योति और कुमेर ज्योति, अरोरा बोरेलियासिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस, ठीक है। ये रही बात किसकी? इसकी। और ये कुमेर ज्योति, सुमेर ज्योति क्या है अगर इसकी बात करेंगे, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश टाइप में ऐसे दिखता है। ऐसे लगता है कि जैसे आप ऐसे मतलब एलईडी लाइट लगा दीजिए और उसको आप न देखिए तो आप नीचे देखेंगे ऐसे प्रकाश दिखाई देगा, है ना, प्रकाश सा दिखाई देगा नीचे की तरफ। जैसे आप चंद्रमा के उजाले में देखते हैं पृथ्वी से मतलब प्रकाश सा दिखाई देता है, तो वहां पर इसी प्रकार के प्रकाश का आभास होता है। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। और फिर इसके पश्चात आती है कौन सी? आपके ये रहा आपका कौन सा? तापमंडल। और तापमंडल के बाहर है कौन सा? आपका बहिर्मंडल। फिर इसके बाद चला जाता है तापमंडल के पश्चात, इसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, ठीक है। तो इसके पश्चात तो आपकी कितनी परतें हो गई? एक ये हो गई आपकी, ठीक है ना, एक, ठीक। दूसरा है आपका ये, तीसरा है आपका ये, और चौथा है आपका ये, और पांचवा है आपका ये। तो कुल मिला के आपके वायुमंडल के संगठन के आधार पर, अर्थात कौन कौन सी गैसें और उनके घनत्व, उनके मतलब कि ताप के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो ये 5 प्रकार की प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है। कौन? आपका वायुमंडल, ठीक है। और इसमें और कौन सी खासियत है इसके अंतर्गत कि ये वायुमंडल जो है, ध्यान रखिएगा, अगर ये वायुमंडल में अगर एक और तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व है? जलवाष्प है। कौन सा है? जलवाष्प, ठीक है। क्या है? जलवाष्प। तो जो जलवाष्प पाया जाता है, यह जलवाष्प की मात्रा 3 से 5% होती है वायुमंडल में। किसमें? वायुमंडल में। और इसी जलवाष्प की वजह से ही पृथ्वी क्या होती है? ना अधिक ठंडी हो पाती है, ना तो अधिक गर्म, क्योंकि जलवाष्प भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस तत्व है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यह जलवाष्प जो होती है यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्य करती है, ठीक है। यह क्या करती है? आप लोग जानते हैं, जल जो होता है वह उसकी गुप्त ऊष्मा जो होती है सर्वाधिक होती है। तो सूर्य से आने वाली किरणों को भी जल अवशोषित कर, जलवाष्प, जल में जो वाष्प मतलब वाष्प के रूप में जो पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। तो वाष्प जो होती है सूर्य से आने वाली किरणों को भी अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी से जाने वाली विकिरण के पश्चात जो दीर्घ तरंगें जो वापस जाती हैं उनको भी वो अवशोषित कर लेती है, वो गर्म होने लगती है। और इसके बाद पश्चात आप जानते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि उसके कण के एक किसी धूल कण के चारों तरफ जो है वाष्प संघनित होने लगती है, और फिर बाद में वर्षा की बूंदों के रूप में वह पृथ्वी पर गिरती हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जो वर्षा की बूंदे के रूप में जब वो गिरने लगेंगी तो ताप को छोड़ देती हैं, और जब वाष्प के रूप में होती हैं तो वह ताप को ग्रहण करती हैं। तो ताप को ग्रहण करती हैं और ताप को छोड़ती भी हैं, इसीलिए पृथ्वी का ताप ना तो अधिक हो पाता है ना तो कम हो पाता है। इनका ये विशिष्ट गुण है, किसका? वाष्प का, जल वाष्प का, ठीक है। और ये अपने वायुमंडल में 3 से 5% पाई जाती है, ठीक है। तो ये रही बात किसकी? वायुमंडल की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ में इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करिए, और घंटी जरूर बजाइए। धन्यवाद।